एआई के आने से पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इंडिया के लगभग 30 साल पुराने आईटी मॉडल के ऊपर कभी सवाल उठेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर हर साल लाखों स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं ताकि वो इंडिया की टॉप आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर अपनी ड्रीम जॉब पा सकें। और यहाँ तक कि दुनिया भर की कंपनीज अपने टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंडिया को आउटसोर्स भी करती है। लेकिन अब साल 2026 में पहली बार इंडिया के आईटी मॉडल के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब कंपनीज कम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाने के तरीके ढूंढने लगी हैं और इस वजह से हायरिंग का तरीका भी बदल चुका है और एक नई एआई टेक्नोलॉजी की वजह से ये बदलाव और भी ज्यादा तेज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल कोई नई एआई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि यहाँ पर असली सवाल तो ये है कि क्या इंडिया का 30 साल पुराना आईटी बिजनेस मॉडल अब बदल रहा है। और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो इसका असर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि लाखों करियर्स, हजारों बिजनेसेस और इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में से एक के फ्यूचर को बदल सकता है। लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडिया दुनिया का आईटी पावर हाउस आखिर बना कैसे। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 30 साल पहले, जब दुनिया भर में एक ही करियर था जिसको सक्सेस की गारंटी माना जाता था और वो करियर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और साल 2000 की शुरुआत के अंदर हमें एक लाइन दुनिया भर के अंदर सुनने को मिलती थी, लर्न टू कोड। और इसका असर इंडिया के अंदर भी तेजी से देखने को मिला, क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का रुख करने लगे और टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनीज में जॉब सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट के लिए सिक्योर फ्यूचर की पहचान बन चुकी थी। इसी दौरान बेंगलोर भी धीरे धीरे इंडिया के सिलिकॉन वैली के रूप में उभर रहा था। एक शांत शहर से लेकर इंडिया के टेक्नोलॉजी हब तक का ये सफर इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बढ़ती ताकत की पहचान बन गया था। और ये बदलाव सिर्फ शहर तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट भी तेजी से इंडिया के अंदर भेजने लगी। और इसके पीछे की वजह इंडिया के पास मौजूद स्किल्ड और कॉर्पोरेटिव लो कॉस्ट वर्कफोर्स थी। और इंडियन कंपनीज ने इसी मौके को एक बड़े बिजनेस मॉडल के अंदर बदल दिया। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते गए उतने नए ऑफिसेस खुलते गए और उतनी ही तेजी से लाखों नए एम्प्लॉयज को रोजगार भी मिलता गया। और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग हब बन गया। और अब लगने लगा था कि ये ग्रोथ अब शायद ही कभी रुकने वाली है। लेकिन हर एक सक्सेस स्टोरी की तरह इस स्टोरी के अंदर भी एक ऐसी कमजोरी छुपी हुई थी जो शायद ही उस वक्त किसी को दिखाई दी थी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर वो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसने इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को इतना बड़ा बना दिया। और इस सवाल का जवाब भी बड़ा ही सिंपल था। इस पूरी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल ज्यादातर हेड काउंट बेस्ड बिलिंग पर चलता था, यानी किसी प्रोजेक्ट पर जितने ज्यादा इंजीनियर्स काम करेंगे कंपनी उतनी ही ज्यादा बिलिंग क्लाइंट से कर पाती और जितनी ज्यादा बिलिंग होती कंपनी का उतना ही ज्यादा रेवेन्यू बनता। और इसीलिए बड़े प्रोजेक्ट्स का मतलब बड़ी टीम और बड़ी टीम का मतलब अक्सर बड़ा रेवेन्यू होता था। और इसी वजह से नए प्रोजेक्ट के साथ साथ नए इंजीनियर्स को हायर करना भी इस मॉडल का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। लेकिन इसके पीछे एक और इम्पोर्टेंट रीजन था। देखिए, अमेरिका और यूरोप के मुकाबले इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पर अवेलेबल थे। और यहाँ पर बात सिर्फ कॉस्ट की नहीं थी, इंडिया के अंदर इंजीनियर्स की टेक्निकल स्किल्स और इंग्लिश कम्युनिकेशन भी ग्लोबल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती थी। और इसी कॉम्बिनेशन ने इंडियन आईटी कंपनीज को दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनीज की पहली पसंद बना दिया। लेकिन इस मॉडल की एक और खास बात थी, ज्यादातर इंडियन आईटी कंपनीज क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सर्विस डिलीवर कर रही थी, लेकिन नए प्रोडक्ट और ओरिजिनल टेक्नोलॉजी बनाने पर रिलेटिवली कोई भी फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया के अंदर इनोवेशन हो ही नहीं रही, बल्कि इंडियन इंडस्ट्रीज का ज्यादातर फोकस सिर्फ क्लाइंट के एग्जिस्टिंग सिस्टम को बिल्ड, मेंटेन और इम्प्रूव करने पर था, ना कि अपने खुद के ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने पर। और अब यहाँ पर इंडिया टॉप लेवल की आईटी सर्विस प्रोवाइड कराने में दुनिया के टॉप देशों के अंदर तो शामिल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर नए इनोवेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। लेकिन अब धीरे धीरे क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन बदलने लगी थी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अब सवाल ये था कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम और कितनी कम कॉस्ट के अंदर ये तैयार हो सकता है। और अब पहली बार इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने आती है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, इस मॉडल की फाउंडेशन को नए नए चैलेंजेस मिलते गए। और फिर वो टेक्नोलॉजी आ गई जिसने सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को ही बदलना शुरू कर दिया। और वो टेक्नोलॉजी है जनरेटिव एआई। शुरुआत एआई चैटबॉट से हुई, जहाँ पे लोग सवाल पूछते और एआई जवाब देता। लेकिन कुछ ही सालों में एआई सिर्फ चैटबॉट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि आज वो पूरे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जेटअप और कोपायलट जैसे एआई टूल्स ने पहले से ही डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि साल 2026 में एक ऐसा एआई सिस्टम आया जिसने पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक नई डिबेट शुरू कर दी, और ये है क्लाउड कोड। लेकिन क्लाउड कोड की असली ताकत सिर्फ कोड लिखने में नहीं, बल्कि उसके काम करने के तरीके में है।
और ये टूल काम कैसे करता है, चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी ट्रेडिशनल एआई टूल को एक रिपोर्ट बनाने को कहें तो वो हर स्टेप पर उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, लेकिन क्लाउड कोड को सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव दीजिए, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का बड़ा हिस्सा वो खुद संभाल सकता है। और यहीं से एआई एजेंट्स का कॉन्सेप्ट सामने आया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता बल्कि ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद से ले सकता है। और इस मॉडल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ने। इसकी मदद से एआई गूगल ड्राइव, जीमेल, जिटहब और कंपनी के इंटरनल सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर भी काम कर सकता है। और इसी दौरान एआई जनरेटेड कोडिंग भी तेजी से बढ़ने लगी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट में लिखे जा रहे कोडिंग का एक बड़ा हिस्सा एआई द्वारा जनरेट करवाया जा रहा है। और इसी चेंज को एआई रिसर्चर आंद्रेश कैरपेथी ने सॉफ्टवेयर 2.0 नाम दिया, जहां डेवलपर्स का रोल कोड लिखने से बदलकर एआई को गाइड करने और बेहतर सॉल्यूशन तैयार करने की तरफ शिफ्ट होने लगा। लेकिन आगे चलकर एआई और भी ज्यादा एडवांस होगा और भी ज्यादा फास्ट काम करेगा। लेकिन असली सवाल अब यहाँ पर यही आता है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री का क्या होगा जो पिछले 30 सालों से एक ही मॉडल पर चल रही है। लेकिन अगर एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इसका असर ग्राउंड पर कब से दिखना शुरू हुआ? तो इसका जवाब है साल 2026। और इसी दौरान दुनिया भर की टेक कंपनीज ने भी प्रेशर और बढ़ा दिया, क्योंकि अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनीज ने हजारों जॉब्स कम कर दी। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता लेऑफ्स नहीं बल्कि बदलता हुआ बिजनेस मॉडल है। और कई क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट पर लगने वाले मैन पावर के हिसाब से पेमेंट करने के बजाय आउटकम बेस्ड प्राइसिंग की तरफ बढ़ने लगे। मतलब उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि प्रोजेक्ट पर कितने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, बल्कि ये था कि फाइनल रिजल्ट कितनी तेजी और किस क्वालिटी के साथ डिलीवर होता है। और इसी के साथ रेवेन्यू और वर्कफोर्स के बीच का जो पुराना कनेक्शन है वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि अब ज्यादा इंजीनियर्स का मतलब ज्यादा रेवेन्यू नहीं होता। और यहीं से एक्सपर्ट्स के बीच में एक नई डिबेट शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से आया हुआ टेम्पररी स्लोडाउन है या फिर इंडियन आईटी इंडस्ट्री एक बड़े चेंज के दौर से गुजर रही है? लेकिन अगर पुराना मॉडल वाकई बदल रहा है तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा? और यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या एआई सच में इंडियन आईटी जॉब्स को खत्म कर देगा? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एआई इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज की जॉब्स को खत्म कर देगा, बल्कि ये वो समय आ गया है जब इंडियन आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। इसलिए इंडस्ट्री का अगला दौर सिर्फ आउटसोर्सिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कभी नहीं बदल सकती, और वो है बिजनेस के प्रॉब्लम को समझना, सही फैसले लेना और एआई के साथ मिलकर नए सॉल्यूशंस को तैयार करना। और अगर कंपनीज और प्रोफेशनल्स खुद को टाइम के साथ बदल पाते हैं तो इंडिया में वापस से आईटी बूम आ सकता है, और अगर नहीं तो लर्न टू कोड जैसी करियर एडवाइस सिर्फ एक हिस्ट्री बनकर रह जाएगी। और आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगला आईटी रेवोल्यूशन लीड करेगा या फिर दुनिया का सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग हब सिर्फ एक हिस्ट्री बनकर रह जाएगा? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।